In this video, we are going to discuss about the non-communicable diseases. Introduction. NCDC are chronic diseases that are not caused by infection, usually develop slowly and progressive over time. अब हम लोग ना इसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रही डिजीज़, बल्कि अपने टाइम पीरियड के मुताबिक वो डिजीज़ क्या हो रही हैं, बढ़ रही है. स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ जिन्हें हम मोस्टली कह रहे होते हैं, उनके बारे में हम कम्युनिटी को किस तरह अलर्ट दे सकते हैं, कम्युनिटी में क्या रोल अदा कर सकते हैं, वो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे. ग्लोबल बर्डन की बात करें तो 74% WHO के मुताबिक ग्लोबली ऐसी बीमारियों से डेथ होती है 2023 का सर्वे के मुताबिक. मेजर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक आया, ये कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ नहीं हुआ, ठीक है. डायबिटीज़ कोई भी इन्फेक्शन की वजह से नहीं है. कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़. मॉडिफिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं. अनहेल्दी हमारी डाइट है, फिज़िकली हम इनएक्टिविटी है, बस बैठे रहना ये काम है. तंबाकू का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं. अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है. नॉन मॉडिफाइड रिस्क जो होता है. दूसरा हमारे पास आता है कि एज के साथ साथ ऐसी चीज़ें बढ़ती है. जेनेटिक्स, आपके जो है जीन्स, हेरिडिटी, अगर आपके फैमिली में किसी को तो आपको भी ऑफ कोर्स होगा कहीं ना कहीं जाके. और जेंडर. फिर आता है डायबिटीज़ मेलाइटस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करेक्टरिस्टिक बाय हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू इनसफिशेंसी ऑफ इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस. टाइप 1 आ गई कि इनसफिशेंट इंसुलिन है. टाइप 2 जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंसुलिन मौजूद ही नहीं है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, मौजूद है लेकिन वो काम नहीं कर रही. टाइप 1 आते हैं ऑटोम्यून, इंसुलिन डिपेंडेंट. टाइप 2 लाइफस्टाइल रिलेटेड, मोस्ट कॉमन टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही होती है. और गेस्टेशन डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होते हैं उस फेज़ के अंदर जो डायबिटीज़ होती है उसे गेस्टेशन डायबिटीज़ कह रहे थे. रिस्क फैक्टर हमारे पास ओबेसिटी होती है, फिज़िकली हम इनएक्टिविटी है, अनहेल्दी हमारी डाइट है, फैमिली हिस्ट्री आती है और एज 45 से ऊपर है. तो अगर कोई हमें कह रहा है कि जो 3-4 साइंस होते हैं ना कि वेट लॉस बहुत जल्दी आ रहा है और रात को बहुत ज़्यादा वॉशरूम आ रहा है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा बढ़ गया और प्यास बहुत लग रही है, तो हम फ़ौरन रेकमेंड करते हैं कि भाई डायबिटीज़ का टेस्ट करवा के आएँ, क्या मसला है. डायबिटीज़ की वजह से क्या होती है, रेटिनोपैथी आ रही होती है. रेटिना हमारा जो होता है ये सेंसरी लेयर होता है, तो जब इस पर लाइट पड़ती है तो वो इमेज फॉर्म कर रहा होता है. तो ब्रेन के पीछे जो पार्ट होता है ऑसिपिटल, ब्रेन के पीछे वाला पार्ट जो ऑसिपिटल, वहाँ पे इमेज बन रही होती है, ठीक है. तो उसकी वजह से रेटिनोपैथी यानी ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकता है. डायबिटिक न्यूरोपैथी आ सकती है, नर्व्स की, मतलब उसमें आ सकता है. और नेफ्रॉनपैथी मतलब हाई शुगर लेवल होगा तो वहाँ पे कैपिलरीज़ है, कैपिलरीज़ ग्लोमेरुलस में, वहाँ पे इसको मसला देगी. कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, फुट अल्सर और एम्पुटेशन, टांग का भी काटना हो सकता है. फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है कि एरोबिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कराए, इम्प्रूव करे इंसुलिन सेंसिटिविटी, मस्कुलोस्केलेटन कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करे, एजुकेट करे फुट केयर और मोबिलिटी. दूसरा हमारे पास आता है हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, मोस्ट कॉमनली पेशेंट में आजकल बहुत कॉमन है हाइपरटेंशन के पेशेंट, जहाँ पे आपका सस्टेन इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब एक दफ़ा नहीं बल्कि आपने कहना है कि रोज़ अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और मुझे वो टाइम टेबल बना के दिखा. अगर उसका 140 to 19 रह रहा है तो इसका मतलब कि वो हाइपरटेंशन है. अब हाइपरटेंशन जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनको रिस्क फैक्टर क्या आता है, हाई सॉल्ट इंटेक, ठीक है, बहुत ज़्यादा नमक खा रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है. स्ट्रेस और एंग्जाइटी, मोस्टली लोगों यही होता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया तो हो गया. ओबेसिटी, मोटापा हमारे पास हाइपरटेंशन में भी जा रहा है, हार्ट डिजीज़ की तरफ भी मूव कर रहा है, डायबिटिक की तरफ, तो मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है. सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब कुछ काम ही नहीं करे बस बैठे रहना, वो उसकी तरफ जा रहा होता है. अल्कोहल और स्मोकिंग वो आ रही होती है. ऑफ्टन एसिम्प्टोमेटिक, साइलेंट किलर बट मे इंक्लूड हेडेक, डिजीनेस और विजन चेंज. तो ब्लड प्रेशर का तो नॉर्मली हमें पता ही नहीं लगता कि हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, तो ये साइलेंट किलर होता है. इसमें हेडेक, डिजीनेस और विजन का मसला आ रहा होता है. कॉम्प्लिकेशन, अगर ब्लड प्रेशर कॉन्टीन्यूसली रह रहा है और आप जो है वो लॉपरिन वगैरह या हाइपरटेंशन की जो है वो गोली नहीं खा रहे, तो आप स्ट्रोक की तरफ जाएंगे, मायोकार्डिक इन्फार्क्शन की तरफ जाएंगे, किडनी डैमेज होगी और हार्ट फेलियर. फिजियोथेरेपिस्ट का रोल ये है कि आपने एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करनी है, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर ओबेसिटी है तो सीखे कि वेट को मैनेजमेंट करें अपनी.
इनकरेज रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग। हार्ट डिजीज़ की बात करें तो हार्ट डिजीज़ हमारे पास कॉर्नरी आर्टरियल डिजीज़ आ रहा है, जिसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कह रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रोक आ रहा है, ठीक है। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, इसको भी डिटेल में आगे जाके लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देन हार्ट फेलियर आ रहा होता है, और ये रिदमिया मतलब इरेगुलर बीट आ रही होती है। क्यों हो रहा है? स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, पुअर डाइट है। प्रिवेंशन क्या? आपने हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट अपनानी है, स्क्रीनिंग करवानी है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल से। पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मतलब एंटी स्मोकिंग लॉ बनाए। रोल क्या आ जाता है फिजियोथेरेपिस्ट का कि कार्डिक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ग्रेजुएट करे, फिजिकल एक्टिविटी और पोस्ट सर्जरी के बाद इन्हांस करे कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस, पेशेंट को एजुकेट करे और मोटिवेट करे। ब्लाइंडनेस आ रही होती है। ब्लाइंडनेस हमारे पास क्या आ रही होती है? ये डेफिनेशन आती है कि विजुअली एक्टिविटी लेस देन 3 to 6 इन बेटर आई एज़ पर WHO। मतलब जो आपने कभी आईसेट चेक करवाने गए होंगे तो वहाँ पे उन्होंने अपना एक चार्ट रखा होता है, जिसे हम स्नेल चार्ट कह रहे थे। वो आपसे जो होता है वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे होता है और 60 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वर्ड्स 60 सेंटीमीटर लिखे और डिस्टेंस आपका 3 मीटर होता है। अगर उससे लेस है तो हम कहेंगे कि ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहा है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? कैथराइजेशन मतलब सफ़ेद मोतिया आ जाना। सफ़ेद मोतिया जो होता है ये 40s के बाद मोस्ट कॉमनली आ रहा होता है, आना ही होता है। ये क्या होता है? डी जनरेशन हो रही होती है हमारे लेंस की, तो इसमें होनी ही होनी होती है। और जब कैथराइटर होता है तो हम मोस्टली कहते हैं कि ऑपरेशन ना करवाएं। सफ़ेद कहते भी हैं कि सफ़ेद मोतिया इतना ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन इसकी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, ठीक है। लेंस जो है वो डेंस होने लग जाता है और उसकी डी जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। दूसरा आता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है हमारे पास? काला मोतिया। ये जो है ये ख़तरनाक होता है। अब हमारी आई में 2 प्रेशर होते हैं, एक एक्वस प्रेशर होता है, एक वेंट्रो प्रेशर होता है। अब क्या होता है कि इस प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। जब डिफरेंस आता है तो आप देखेंगे काला मोतिया वाली जिनको भी अगर उनसे पूछेगा वो कहेंगे हमारी आंख बहुत भारी नज़र आती है। आपको पता है हमारी आंख में लिक्विड होता है, और कॉर्नर की बात करें तो वहाँ पे एक छोटा सा सुराख भी होता है। उससे क्या होता है? वो सारा लिक्विड हमारा नोज़ में ड्रेन होता है और वो माउथ में आता है। अब उनमें ये जो है वो ड्रेनेज नहीं हो रही है, और ये रोज़ होती है। जब ये ड्रेनेज नहीं हो रही थी तो प्रेशर आई का बढ़ जाता है, ठीक है। आंख भारी भारी महसूस होने लग जाती है, ठीक है। और इसमें ये डेंजरस की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। इसमें भी यही होता है कि जब सन में आप जाएं यूवी रेडिएशन में तो आप अपनी आंखों को कवर करके जाएं, और इसका ऑपरेशन करवाना ज़रूरी होता है। कैथरेटिक तो हमारा 40 एज के बाद सबको ही आना होता है। लेंस ने रीजनरेट का प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। जैसे जैसे हम बड़े मतलब एज ज़्यादा हो रही होती है हमारी बॉडी रिवर्स जाने लग जाती है, सारे प्रोसेस ऑपोजिट जाने लग गए। तो 40 का होकर लेंस ने डीजनरेशन स्टार्ट करनी है। डायबिटिक रेटिनोपैथी आ रही होती है, ठीक है। डायबिटीज़ की वजह से भी आपने सुना होगा कि नज़र वीक हो जाती है। अनकंट्रैक्ट रिफ्रैक्टेड एरर आ रहा होता है। देन उसके बाद क्या आ रहा होता है हमारे पास? विटामिन ए डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, वो हमारे पास स्किन, आई और हेयर के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके लिए जिनकी नज़र वीक होती है तो हम उसे अक्सर औक़ात मल्टीविटामिन में विटामिन ए ज़्यादा लिख के दे रहे होते हैं। उससे क्या होता है? ये सबसे बेहतरीन सोर्स इसका कैरेट है और एप्पल, ठीक है। वो आंखों के लिए अच्छा होता है। प्रिवेंशन क्या है? ऐसे लोग जिनकी आईसाइट एक दफ़ा वीक हो गई है वो उसने रेगुलर आई स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखे, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा उसको कंट्रोल रखे, विटामिन ए की सप्लीमेंट्स यूज़ करें। सेफ़ सर्जरी फॉर कैथरेटिक, अगर कैथरेटिक में डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है सर्जरी तो आप सर्जरी की तरफ जाएँ। कम्युनिटी हेल्थ स्ट्रेटजीज़ में आता है कि स्कूल विजन स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आई डोनेशन अवेयरनेस करवाएं कि अगर आप मर जाते हैं तो अपनी आई को क्या करें? डोनेट कर दें। स्ट्रेंथन करें प्राइमरी आई केयर सर्विसेज के ज़रिए। एक्सीडेंट की बात करें तो इंजरी आ रही होती है। अब एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होते हैं ये मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉज होता है हमारी डेथ सोसाइटी में, स्पेशली जो एल्डरी पीपल होते हैं। वर्क प्लेस की इंजरी आ जाती है, कभी बर्न या ड्राउननेस आ गई, डूब गया बंदा। अनसेफ रोड और व्हीकल है हमारी, अल्कोहल और ड्रग पी के आप लोग गाड़ियाँ चला रहे हो तो तब होगा। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं आपने पहने, मतलब हेलमेट वगैरह नहीं पहना हुआ, जिससे आपके एक्सीडेंट के चांस बढ़ सकते हैं, या सीट बेल्ट नहीं यूज़ की हुई। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मेजरमेंट्स भी नहीं की। प्रिवेंशन के आपने हेलमेट और सीट बेल्ट्स का लॉ है और उसको प्रमोट करना है आपने। रोड सेफ्टी एजुकेशन दे, अर्बन प्लानिंग करे, फर्स्ट एड ट्रेनिंग कम्युनिटी लेवल पे होनी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या आता है कि उसे रिहेबिलिटेशन, ट्रॉमा सर्जरी, मोबिलिटी और एरियल डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को अच्छा करना है, ठीक है।
देन इसके बाद पेन मैनेजमेंट, न्यूरोलॉजिकल रिहैब करना है और प्रिवेंट करनी है, प्रिवेंशन ऑफ एर्गोनोमिक्स करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।